चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आद्या, चिराग, गोपाल, करिश्मा, मोनिका, कोई डाउट है आपको लास्ट क्लास में तो बोलिए। अभी बोल सकते हैं आप, मैंने आपको अलाउ कर दिया। किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना, ओके। और अगेन कोई भी डाउट है तो डोंट टाइप चैट, बिकॉज वो थोड़ा सा मेरा फोकस डाइवर्ट होता है, मैं चैट नहीं देखती हूँ क्लास में। तो आपको कोई डाउट है तो आप बोल के पूछिए। देखिए, लास्ट क्लास में हमने अपने चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात की थी और मैंने आपको बोला कि जब भी हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में बोलेंगे तो व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन अंडर जीएसटी? इट इज अ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। हमने 9 सबसेक्शन 1 के बारे में बात की थी और हमने बोला कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी होगा सारी इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे, चाहे वो गुड्स की हो, सर्विस की हो या दोनों की हो। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है, जो सेक्शन 15 में वैल्यू डिटरमाइन होगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा टैक्सेबल पर्सन को। हमने बात की कि टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति होता है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, जिसके ऊपर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी है, दैट इज अ टैक्सेबल पर्सन। और हमने ये भी बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपको गवर्नमेंट ने ये बोला है कि यू आर लाइबल टू पे जीएसटी, तो फिर आप टैक्सेबल पर्सन है और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने बात की 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं उनके ऊपर हाल फिलहाल जीएसटी नहीं लग रहा है। जिस दिन काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस दिन जीएसटी लगेगा। हमने टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म की बात की, फॉरवर्ड चार्ज जहां सप्लायर जीएसटी पे करता है और रिवर्स चार्ज जहां रिसिपिएंट जीएसटी पे करता है, ठीक है। हाँ जी, बोलो मनीष। तो बाय टैक्सी पर्सन वो रिसीप्ट का गुड्स भी हो सकते हैं रिवर्स चार्ज। हाँ बिल्कुल, रिवर्स चार्ज में एक मिनट, रिवर्स चार्ज में कहां से आ गया ये? वो टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म था। हाँ, अब पूछो, डाउट पूछो। तो जब टैक्सेबल पर्सन उसमें एक ही सप्लायर भी हो सकता है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो जो रिसीप्ट ऑफ गुड्स होगा जब टैक्सेबल टू टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल पर्सन, वो भी मतलब वो भी तो रिसीप्ट होगी, मतलब जिसको गुड्स दे रहे हैं। आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? हमने टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म पढ़ा था। टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म का मतलब अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो गवर्नमेंट ने जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किस पे डाली? सप्लायर पे। अगर रिवर्स चार्ज है तो गवर्नमेंट ने जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किस पे डाली? रिसिपिएंट पे, ठीक है। जब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो सप्लायर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। जब रिवर्स चार्ज लगेगा तो रिसिपिएंट को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसिपिएंट टैक्सेबल पर्सन है। अब एक नॉर्मल केस, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और आपकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, हम रिटेलर हो और आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। एक बात बताओ, अब आप उस फैक्ट्री से माल खरीदते हो, फैक्ट्री भी जीएसटी रजिस्टर्ड है ना, तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ने माल किसको बेचा? एक दूसरे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को। दिस इज सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन टू टैक्सेबल पर्सन। दूसरा, आप एक दुकान, स्टेशनरी की दुकान से माल खरीद के लेके आते हो, उस केस में क्या होता है? सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ नॉन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज का केस हुआ तो या तो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, और अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो वो चीज जो आप बात कर रहे हो, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई होनी चाहिए, किसको? या तो किसी टैक्सेबल पर्सन को या नॉन टैक्सेबल पर्सन। कुछ और डाउट, कुछ कंफ्यूजन है?
नहीं 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 नहीं, अभी ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ जी बोलिए करिश्मा। किस पे? हाँ बिल्कुल लगता है, जीएसटी भी लगता है और पुराने जो टैक्सेस हैं, वेट और स्टेट एक्साइज, वो भी लगता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 9 है ना, पेज नंबर 9 पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, फॉलोइंग पैरामीटर्स टू कैरेक्टराइज अ ट्रांजैक्शन एज अ सप्लाई, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट, है ना। हाँ, दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई क्या है, या कि सप्लाई होने के लिए क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। तो उस दिन हमने बात की थी, वही चीज यहां पर लिखी हुई है, दोबारा से रीड कर रही हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा और हमने पढ़ भी लिया था। तो हमने बात की थी कि सप्लाई किसकी हो, गुड्स या सर्विसेज की हो। हाँ ठीक है, अगर गुड्स या सर्विसेज के अलावा किसी चीज की सप्लाई हुई तो जीएसटी नहीं लगेगा। यानी या तो सप्लाई हम जिसकी कर रहे हैं, या तो वो चीज गुड्स में कैटेगराइज होनी चाहिए या फिर वो सर्विस में कैटेगराइज होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? अरे वो पेन नहीं चल रहा था। अब चल जाना चाहिए। चल गया। यस, यहां पे लिख लीजिए, एक्सेप्ट सेक्शन 7(1)(c), एक्सेप्ट सेक्शन 7(1)(c, जो सेकंड बुलेट है कंसीडरेशन वाला, उसके आगे लिख लीजिए एक्सेप्ट सेक्शन 7(1)(c। ठीक है, ये क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, कंसीडरेशन का एक्सेप्शन, है ना। सेक्शन 7(1)(c क्या बोलेगा, कंसीडरेशन का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन समझते हैं, अपवाद, मतलब कहीं पर कंसीडरेशन नहीं है तो भी चलेगा, है ना, तो भी चलेगा। ठीक, अगला हमारा पैरामीटर, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसके आगे लिख लीजिए एक्सेप्ट सेक्शन 7(1)(b, एक्सेप्ट सेक्शन 7(1)(b, यानी सी किसका एक्सेप्शन है, कंसीडरेशन का, है ना। 7(1)(c याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, सी किसका, कंसीडरेशन का, सी फॉर कंसीडरेशन, और 7(1)(b किसका, बिजनेस का। एक्सेप्शन, अब कैसे एक्सेप्शन होगा हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल नोट करना है। सप्लाई किसके द्वारा, टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, या तो किसी टैक्सेबल पर्सन को नॉन टैक्सेबल पर्सन को, एंड सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए, अपने नोटिंग्स में ही लिखते हैं।
फॉर बीइंग अ taxable person, GST registration number must be taken and इसे बोला जाता है दिस इज GSTIN, है ना। GSTIN stands for Goods and Service Tax, हाँ, आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN stands for Goods and Service Tax Identification Number. Goods and Service Tax Identification Number, GSTIN, Goods and Service Tax Identification Number. यानी आप ऐसे ही मानिए जैसे एक वो कहावत बोलते हैं ना कि आपका घर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस के सामने, और पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपके घर के सामने। मतलब टैक्सेबल पर्सन वो जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद हाँ, नहीं हम ये नहीं, अच्छा अभी यही बात हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सप्लाई तीन तरीके की, जीएसटी में सप्लाई तीन तरीके की हो सकती है। एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। पहली सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which are not leviable to GST. Supply of goods or services which are not leviable to GST. लेवी का मतलब इम्पोज, ऐसे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई जिनके ऊपर जीएसटी लेवी होता ही नहीं है। लाइक एग्जाम्पल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो व्यक्ति अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन सप्लाई कर रहा है, हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे वो, क्या बोल रही हूं, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। जो व्यक्ति पेट्रोल, डीजल, क्रूड बेचता है, हम उसको बोलेंगे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लाई फ्रॉम जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके एग्जाम्पल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, है ना। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और पेट्रोल, ठीक है, और डीजल, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो अभी वो क्या है, ये सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। हम ये नहीं कह रहे टैक्स नहीं लगेगा, हम ये कह रहे हैं जीएसटी लेवी नहीं होगा, जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। ठीक है,
जैसे आप इनकम टैक्स में बोलते हो ना नॉन टैक्सेबल इनकम, एग्रीकल्चर नॉन टैक्सेबल इनकम, वो इनकम टैक्स के दायरे से ही बाहर है ना। ठीक, दूसरी सप्लाई लिखिए, एग्जम्प्टेड सप्लाई। दूसरी सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई, ठीक है, एग्जम्प्टेड सप्लाई। तीन है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, फिर हम टैक्सेबल, है ना। तो एग्जम्प्टेड सप्लाई, सप्लाई विच इज लेविएबल टू nil rate of GST. Supply which is leviable to nil rate of GST. देखिए एग्जम्प्टेड का मतलब होता है छूट, माफी, ठीक है। तो किस चीज के ऐसी कौन सी सप्लाई है जिसपे जीएसटी से छूट है, जिसपे जीएसटी से माफी है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि दूध के ऊपर 0% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमसे टैक्स कलेक्ट करना चाहती है या नहीं चाहती है, नहीं चाहती है, इसीलिए क्या रख दिया, जीएसटी की रेट 0। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी की रेट 0 है वो सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई, या और सप्लाई which are notified as exempted under section 11। क्या बोला मैंने, इसमें क्या लिखा, सप्लाई विच आर नोटिफाइड एज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11। ये सेक्शन 11 मैंने क्या कहा था, कौन से एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का। तो सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 11 है उसका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत दयालु प्रवृत्ति का सेक्शन है। और क्या कहता है कि बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जिनको सरकार ने स्पेसिफिकली छूट देके रखी है, ठीक है, कि इन प्रोडक्ट पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। सारे पैरामीटर पूरे होते हैं, गुड्स है, सर्विस है, कंसीडरेशन है, बिजनेस है, टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड है। स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड का मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के एक लिस्ट दे रखी है और बोला इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जाइए, अगर किसी होटल का टैरिफ 1000 रुपए से कम है, टैरिफ समझते हैं, रूम रेंट वगैरह, अगर 1000 रुपए से कम है, मतलब अगर किसी होटल का टैरिफ 750 रुपए पर डे है, तो वहां जीएसटी नहीं। क्यों? गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के छूट दे रखी है। जैसे इवन इंसानों का नहीं, वो है आपके घर में से किसी के पास पेट है, डॉग है, क्या नाम है आपके डॉग का? एना। ये डॉग मैंने मेरे इतने बैच पढ़ा दिए, सवाल में हर बैच में पूछती हूँ, और यकीन मानिए कि इंसानों से ज्यादा डॉग्स के नाम इंटरेस्टिंग रहते हैं। बड़े पता नहीं बहुत प्यार से, है ना, ऐसे केयर से रखते हैं, नाम हमेशा अच्छे होते हैं, क्यूट नाम होते हैं। एना भी बहुत अच्छा नाम है। तो अभी अगर एना बीमार हो गई, ठीक है, फिर उसका इलाज कराने जाएंगे तो डॉक्टर फीस लेगा लेकिन जीएसटी नहीं लेगा। क्यों? जैसे इंसानों का इलाज जीएसटी से फ्री है, वैसे ही गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि जानवरों का इलाज भी जीएसटी से फ्री। दिस इज बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। और तीसरा, नॉन टैक्सेबल। अच्छा, इस एग्जम्प्टेड सप्लाई के नीचे लिखिए इंक्लूड्स। एग्जम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड्स। एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या शामिल है? पहला क्या शामिल किया? जिनके ऊपर
0% जीएसटी है। दूसरा, जिनको सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के एग्जम्प्ट किया है। तीसरा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब ये वाली जो जीएसटी के दायरे से फ्री है, यानी सुनिए, हाल फिल जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है ना, एक सेकेंड, जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, तो अब एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी बोल सकते हैं और एग्जम्प्टेड सप्लाई भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई? जीएसटी के दायरे से बाहर है। एग्जम्प्टेड सप्लाई क्यों बोलेंगे? क्योंकि एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में क्या शामिल है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई शामिल है। इसीलिए एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को हम एग्जम्प्टेड सप्लाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर सवाल आए कि आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड सप्लाई, ठीक है, और 4 ऑप्शन है सलून सर्विसेज, ठीक है, सेल ऑफ चेयर, सेल ऑफ लैपटॉप एंड पेट्रोल। एग्जम्प्टेड सप्लाई क्यों कहा उसे? क्योंकि एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में ये शामिल है। ठीक है, अब है क्या कि हमारे सामने 6 तरीके की नॉन टैक्सेबल सप्लाई है आज, 6। 5 तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कभी भी पलटी मार सकती है, नॉन टैक्सेबल से टैक्सेबल में शिफ्ट हो सकती है, और एक वो बिल्कुल विश्वास वाली नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, वो कभी भी बदलेगी नहीं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब तीसरी है टैक्सेबल सप्लाई, मींस विच इज leviable to GST, not a non-taxable supply or इतना लिखिए। देखिए, एक्ट में क्या डेफिनेशन है? विच इज लेविएबल टू जीएसटी, दैट इज टैक्सेबल सप्लाई। बट हमारे समझने के लिए जो सप्लाई नॉन टैक्सेबल ना हो, जो सप्लाई एग्जम्प्टेड ना हो, वो कैसी है? टैक्स। तो जीएसटी लेवी होने के लिए मुझे कैसी सप्लाई नहीं चाहिए? नॉन टैक्सेबल नहीं चाहिए, एग्जम्प्टेड नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई? ठीक, अब आपका जो मॉड्यूल का जो स्टडी नोट 1 है, उसमें आखिरी के 3 पेजेस ये डेफिनेशन पार्ट है। ठीक है, तो जैसे उसमें आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन भी देखेंगे, एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल। उस दिन आप मुझसे मनीष पूछ रहे थे ना वो डेफिनेशन, ये तीनों डेफिनेशन आपको वहां लिखी मिलेंगी। ठीक है, नहीं नहीं, बिल्कुल अजीब। आप चैप्टर 1 पढ़ के देखिए, जो चीजें हमने पढ़ी सब है उसमें। हाँ, वो तो ठीक है, वो ये मान, देखिए, इंस्टीट्यूट ऐसे बुक्स नहीं बनाता ना जब वो बोले ये स्टेप 1 पे पढ़ेगा बच्चा, फिर ये स्टेप 2 पे पढ़ेगा, ये स्टेप 3 पे पढ़ेगा, है ना। उनका एक अपना पैटर्न होता है कंटेंट डालने का। हाँ वो इंक्लूडेड है, जैसे कि आपने हाँ थोड़ा इंक्लूड बता रखा है, फिर बता रखा है कि ये एक्सक्लूडेड है, फिर बोल दिया ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। एक सेकेंड, नहीं नहीं, आप देखो, हाँ एक सेकेंड,
देखिए अभी तक तो हमने स्टडी नोट 1 पढ़ा है। मैंने जो आपको क्लास में 100% कवरेज करवाया है वो स्टडी नोट 1 का है। मैं आपको हाँ स्टडी नोट 1 पूरा हो गया। आपकी क्लास के बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ भी लिया है स्टडी नोट 1। स्टडी नोट 1 में आप देखो, मैं अभी आपको क्या बोल रही थी, ये कुछ डेफिनेशंस हैं स्टडी नोट 1 में, है ना। इन डेफिनेशंस को मैंने 1 बाय 1 क्लास में कवर नहीं कराया है, कुछ कराया है, कुछ हम साथ साथ करते जाएंगे। तो स्टडी नोट 1 में जब आप इस 1.9 टॉपिक पे डेफिनेशंस को देखें और आपको लगे कि ये तो हमें नहीं कवर कराया है, तो फिर पैनिक नहीं होइएगा, वो हम धीरे धीरे कर लेंगे। अब बात आती है स्टडी नोट 2, ठीक है। तो स्टडी नोट 2 में अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। स्टडी नोट 2 थोड़ा सा सप्लाई पढ़ा था ना, तो बस देखो अभी हमने ना केवल ये पढ़ा है और ये लिखा हुआ है इसमें, बस इतना ही पढ़ा है और उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर लिखा हुआ है कि एक पॉइंट हटा दिया दूसरा जोड़ रहे। तो ये क्या है ना, नहीं जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है ना कि इंस्टीट्यूट ने जब मॉड्यूल को अपडेट किया तो किस तरीके से अपडेट किया, पुराना प्रोविजन भी लिख देते हैं, नया भी लिख देते हैं, फिर तीसरी जगह पे लिखेंगे कि देखो वो पुराना वाला तो हटा दिया है और नया वाला शामिल कर। अरे तो इसीलिए तो आप यहाँ आते हो, नहीं तो वहां पढ़ नहीं लो क्या मॉड्यूल से। फिर तो यूट्यूब देख देख के मॉड्यूल से पढ़ लो, होता नहीं है ना। ठीक, अच्छा है, होना चाहिए ऐसा ही। चलिए, तो अब ना हम इन 5 पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे। 5 पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि ये टॉपिक, ये जो जीएसटी है आपके कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यही कंटेंट आप इंटर में पढ़ रहे हैं, ब्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऐसा ही कॉपी पेस्ट फाइनल के मॉड्यूल में है। जब तक वो सिलेबस फाइनल का चेंज ना कर दें, यही चीजें सेम ऐसे ही पेज, यही एग्जाम्पल, ईच एंड एवरीथिंग फाइनल में मिलेगा। हाँ कंप्लीट सब बिल्कुल। वहां पे एडिशनल क्या हो जाता है, थोड़े से नोटिफिकेशन सर्कुलर्स डिटेल में एक्सप्लेन होते हैं, अदरवाइज सेम टू सेम ये कंटेंट है। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जिसके घर में बिजनेस है या आपको लगता है कि पापा कभी कभी ये जीएसटी से रिलेटेड एक चिड़िया घर में उड़ा देते हैं, तो हम समझ जाएं या हमें समझ में आए कि ये क्या है, तो ये जो अब हम पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, ये इन सबकी बड़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। और फ्यूचर में जो बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं आज की डेट में, और वो केवल ये बताने का कि कोई एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है, इसका वो 2 से 5 लाख रुपए चार्ज कर, क्योंकि सारा गेम ही वही है। अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, और अगर किसी भी तरीके से वो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए 5 लाख है। बहुत 1 से 5 लाख तक की फीस है और हैवी फीस चार्ज होती है। चलिए, तो अब हमारा पहला जो पैरामीटर था, देखिए हीरो की एंट्री कैसे होती है, धमाकेदार होती है। जैसे कभी खुशी गम में वो शाहरुख खान जब हेलीकॉप्टर से दौड़ते हुए आ रहे थे, है ना, तो धमाकेदार बाद में एंट्री होती है। हमारी मूवी का हीरो कौन है, सप्लाई, तो सप्लाई सबसे बाद में। सप्लाई के पहले हम उसके 5 पैरामीटर का एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस आप कभी अपने दोस्तों के साथ बायोलॉजी लैब में गए हो? जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग समझते हैं, उछलता कूदता फ्रॉग होता है, उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश किया जाता है, फिर उसको खोला जाता है, फिर डिसेक्शन होके वापस पैक कर देते हैं और वो वापस अपनी जिंदगी जीने लगता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिसेक्शन कर रहे हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे हिस्सों में डिटेल स्टडी करेंगे और वापस इसे पैक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला पैरामीटर हमारा क्या था, सप्लाई किसकी, या तो एंड नहीं और बोथ, या तो गुड्स या सर्विस या बोथ। ठीक है, इसके लाइन के नीचे पेज नंबर 10 पे आप भी ऐसा ऐसा काट दो।
ये कुछ गलत नहीं लिखा है, ये CGST, IGST, UTGST एक्ट के सेक्शंस लिखे हुए हैं। हाँ, तो वो सब याद नहीं करने, तो इनको ऐसा काट दो, जो यहां मैंने और कुछ मत काट डालना। ठीक, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुड्स की डेफिनेशन, कि गुड्स है क्या। और CGST एक्ट का 2 सबसेक्शन 52 गुड्स को डिफाइन करता है कि गुड्स है क्या। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, गुड्स की डेफिनेशन कैसे शुरू है, मींस, दिमाग लगाना मना है, बस जो लिखा है वही। ठीक है, अब देखिए, गुड्स का मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहूं, हर वो चीज जिसको उठाने के लिए हनुमान जी की सहायता नहीं चाहिए, बजरंगबली नहीं चाहिए, मतलब जो इजीली हैंडी है, आप बिना तोड़े फोड़े एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। तो अच्छे शब्दों में क्या कहेंगे, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आपके सराउंडिंग में जो भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दिखती है वो क्या है, गुड्स, वो क्या है, गुड्स। ठीक है, एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड क्या, ये गुड्स एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, कहीं पढ़ा था पहले, कहां पढ़ा था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, वहीं से उधार ले लिया है इसको। हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ठीक है, बस वहीं से उधार ले लिया है। गुड्स ने अपनी डेफिनेशन में किसको धक्का देके बाहर निकाल दिया, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड, क्या होता है मनी, मनी मनी होता है, और मतलब क्या, जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो, जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको, जैसे आपको एक सड़क, आपकी किस्मत आज बहुत अच्छी है और आप यहां से DCC से निकले और सामने किसके दर्शन हो गए, 2000 के नोट के। तो 2000 के नोट की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी है। आप उस नोट को ले जाके मार्केट में हर वो चीज खरीद सकते हैं जो 2000 रुपए में आती है। खुशी ने बोला मैं तो सबसे पहले बीवा में जाऊंगी, ठीक है, नीचे के नीचे शॉपिंग करके निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ, देख के ना, शॉपिंग का फ्लेवर तो देखने से आता है ना आयुष। जब तक पूमा के स्टोर में नहीं जाए तब तक क्या खरीदा, मजा ही नहीं आया। ठीक, तो एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी, मनी का मतलब जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है। आप करेंसी ले लीजिए, ठीक है, आप प्रॉमिसरी नोट ले लीजिए, करेंसी नोट्स, ठीक है, ये सब। सिक्योरिटीज सुना है, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी, हाँ, शेयर्स, कमोडिटीज नहीं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स नहीं, नहीं, हाँ वो अलग होती है। शेयर्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है, सिक्योरिटीज। यानी अगर मैंने शेयर बेचा तो आप ऐसे नहीं कहोगे मैंने गुड्स बेचा। क्यों, क्योंकि शेयर्स को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल रखा है। तो शेयर बेचने को गुड्स बेचना नहीं कहते, क्योंकि शेयर्स गुड्स नहीं है। तो सब कुछ गुड्स, बट क्या गुड्स नहीं, मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है। यहां तक में कोई डाउट? अच्छा, इंक्लूड्स, एक्सक्लूड क्या किया गुड्स से, मनी एंड सिक्योरिटीज, और इंक्लूड क्या किया, वहां नहीं हो सकता, यहां होता है। ठीक है, हाँ, उधारी आधी ली है, पूरी नहीं ली, वहां नहीं होता बट यहां होता है। एक्शनेबल क्लेम मीन्स which can be enforceable
इन सिविल कोर्ट, कोई भी ऐसे क्लेम जिनको सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। जैसे बबलू और डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बबलू ने डीसीसी के साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया। बबलू हो गए लैंडलॉर्ड और डीसीसी हो गया टेनेंट, और रेंट था 1 लाख पर मंथ, है ना। तो बबलू कौन हो गए? सप्लायर ऑफ सर्विस, और डीसीसी हो गया रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अगर डीसीसी ने टाइम पे रेंट पेमेंट नहीं किया तो इस रेंट एग्रीमेंट को लेके बबलू कहां जा सकते हैं? सिविल कोर्ट में। दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। कोई भी ऐसा क्लेम जो आप सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवा सकें, दैट इज एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। अब इस एक्शनेबल क्लेम के आगे ऐसे ब्रैकेट में 3 नाम लिख लीजिए। क्यों लिखवा रही हूं वो भी नहीं बताऊंगी, बस लिख लीजिए। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। बैटिंग, बैटिंग टी पट्टा, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। एक्शनेबल क्लेम के आगे ब्रैकेट में लिखना है बैट। हाँ, गैम्बलिंग है, एडवेंचर सॉर्ट ऑफ कुछ। क्या बोलते हैं उसको? नॉन लीगल बैटिंग होती है ना, उसकी बात करेंगे। क्या होती है? नॉन लीगल बैटिंग होती है ना। हाँ, तो इंडिया में केवल एग्रीमेंट का नाम है। मैं वापस से देखूंगी तब आई कम यू बैक कि ना क्या आप शब्द बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, चलिए, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, है ना। एक्शनेबल क्लेम के आगे 3 नाम लिखेंगे, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। लिख लिया? ठीक है, चलिए ये देखो, इंक्लूजन में पहला किसको इंक्लूड किया? एक्शनेबल क्लेम को। और दूसरा किसे इंक्लूड किया? ये आपका जाना पहचाना है। हाँ, खड़ी हुई लहलहाती फसलें, घास, आम के पेड़ जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको कि काट लिया गया है या काटने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। मतलब क्या जमीन से जुड़े हुए पेड़ गुड्स हैं क्या? नहीं, या तो उन्हें काट लिया गया है या काटने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, विच आर सीवर्ड और कॉन्ट्रैक्ट टू बी सीवर्ड। क्योंकि जमीन से जुड़े हुए पेड़ को तो केवल हनुमान जी उठा सकते हैं, हम और आप नहीं उठा सकते जमीन के साथ। उसको गुड्स मानने के लिए या तो उसे काटना है, मतलब जमीन से अलग करना है, या काटने का कॉन्ट्रैक्ट करना है। खुशी, कोई डाउट? आद्या, एनी इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई एज अ लीगल टेंडर। वो टेंडर मतलब वो बिड वाला टेंडर नहीं, लीगल टेंडर मतलब करेंसी नोट्स। यानी आप ऐसे मानिए आद्या कि आरबीआई कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज करे जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो, उसको हम मनी कहेंगे। वो चेक, जैसे चेक, चेक की फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है ना। ओके आद्या? ठीक, तो ये था गुड्स, बड़ा आसान। गुड्स का मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड सिक्योरिटी को हटा दीजिए, और एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स विच आर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास विच आर सीवियर्ड और कॉन्ट्रैक्ट टू बी सीवियर्ड। इतनी बात ओके, ठीक। अब हम बात करेंगे सर्विस की।
सेक्शन 2102 ऑफ CGST एक्ट 2017 और CGST एक्ट 2017 का 2102 सर्विस को डिफाइन करता है। पहली बात, गुड्स और सर्विस एक मयान में दो तलवार है। मतलब अगर आपने किसी चीज को गुड्स कहा तो आप उसे सर्विस नहीं कह सकते, और जिसे सर्विस कहा, ठीक है। बिल्कुल समझने के लिए बेसिक बात कि जो चीज टेंजिबल है ना, टचेबल है, वो गुड्स है। जो इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, वो सर्विस है। यानी हम आपको जो दे रहे हैं वो सर्विस है। डॉक्टर के पास जाते हैं वो सर्विस है, सैलून में जाते हैं वो सर्विस है, ठीक है। तो जिसको हम गुड्स नहीं कहेंगे हम उसको सर्विस कहेंगे। तो सर्विस क्या है? जिसको गुड्स नहीं बोल सकते उसको क्या बोल सकते? सर्विस, ठीक है। एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। जैसे गुड्स में मनी और सिक्योरिटीज शामिल नहीं होती, वैसे ही सर्विस में भी मनी एंड सिक्योरिटीज शामिल नहीं होती। यानी मनी एंड सिक्योरिटीज जीएसटी के नाम पे कलंक है। मतलब हाँ, मनी एंड सिक्योरिटीज में आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक पैरामीटर ही फॉलो नहीं होता। उन्हें ना तो गुड्स मानते हैं ना सर्विस मानते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बट मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए इज इक्वल्स टू सर्विस, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है हम पढ़ेंगे, है ना। इट इज ओके फॉर ऑल, मतलब मैं इसको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज इक्वल्स टू सर्विस। लिखने की जरूरत है या सबको क्लियर, मतलब ऐसे चलेगा? कितना लिख लिया? देखिए, एक बबलू और नहीं बंटी, बबलू के खास दोस्त है बंटी, ठीक है। अभी ये जो बबलू है ये फिर हेरा फेरी के अक्षय कुमार है ना, अपनी जेब में बड़ा नोट लेके घूमते हैं। अब बड़ा नोट लेके घूमते हैं, उससे तो काम नहीं चलता। अब मान लीजिए समय है जून का और बबलू ने डीसीसी के आगे से एक रिक्शा पकड़ा और रिक्शा का चार्ज है 50 रुपए, ठीक है। बबलू को कहां पहुंचना है इस रिक्शा से? अपने घर। ये इनका घर और ये इनके दोस्त बंटी का घर। दोनों कौन है? पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बबलू रिक्शा पकड़ के घर जाते हैं और रिक्शे वाले भैया को 500 का नोट दिखाते हैं। अब भरी जून में दोपहर के 3 बजे
अगर 50 रुपए के बदले में वो 500 रुपए का नोट रिक्शे वाले भैया को दिखाएंगे तो क्या होगा? फिर भड़क जाएंगे रिक्शे वाले भैया, ठीक है, गुस्सा आ जाएगा। उन चेंज है तो ठीक है, अगर चेंज नहीं है तो गुस्सा आ जाएगा। अब बबलू मार खाए या कोई जुगाड़ लगाए? जुगाड़ लगाए। तो बबलू किसके पास पहुंचे? बंटी के पास। और बंटी के घर की डोरबेल बजाई, हाँ, टिंग टिंग। और बंटी जो है वो नींद में सो रहे थे, बढ़िया खाना वाना खा के, छाछ वाछ पी के गहरी नींद में एसी वेसी चला के सो रहे थे, और उनके खास दोस्त बबलू ने उनकी नींद खराब कर दी, ठीक है। तो बोले अब क्या हुआ? बोले वो रिक्शे वाले भैया मारने लग रहे हैं, 50 रुपए दे दे, ठीक है। लेकिन बंटी अपने दोस्त को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं बंटी अपने दोस्त को। बोले ये न 10 रुपए लौटाता है न 50 रुपए। बोले हाँ, बोले तू क्यों नहीं दे रहा? बोले मेरे पास 500 रुपए है। तो बंटी ने कहा ला मेरे को दे दे 500 रुपए, ठीक है। तो 500 रुपए के बदले में उनको क्या दे दिए? 50-50 के 10 नोट, ठीक है। यानी बबलू ने बंटी को क्या दिया? 500 रुपए, ठीक है। और बंटी ने इनको क्या दिया? 50-50 के 10 नोट, ठीक है। बंटी ने बबलू को फैसिलिटी दी या नहीं दी? दी, एक सुविधा दी, एक फैसिलिटी दी। क्या फैसिलिटी थी? खुले करके देना, चेंज देना। यानी ऐसा बोल दूं टेक्निकली, करेंसी के एक डिनोमिनेशन को करेंसी के दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज करके दे दिया। यही किया, 500 रुपए को 50-50 के 10 नोट में कन्वर्ट करके दे दिया। बंटी ने जो ये सुविधा दी, बंटी ने ये जो सर्विस बबलू को दी, इसके बदले में बबलू से कुछ कंसीडरेशन लिया क्या? नहीं लिया ना। 500 रुपए के नोट के बदले 50-50 के 10 नोट पकड़ा दिए, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। केस 1, दिस इज 1, सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, ये बबलू ना, इनके रोज के यही हाल है कि रोज इस उम्मीद से बंटी का डोरबेल बजाते हैं कि क्या पता आज तो ये 50 रुपए का नोट दे देगा। लेकिन बंटी भी कहता है तुम डाल डाल हम पात पात, बहुत चतुर है बंटी, ठीक है। बोले अब इसका गेम खत्म करना पड़ेगा। और बंटी ने क्या किया? अब की बार 9 ही नोट दिए, 9 ही नोट दिए। यानी यहां पर बंटी ने जो सर्विस दी उसके बदले में कितना कंसीडरेशन लिया? 50 रुपए। यानी ऐसा बोल दूं, इन दिस केस बंटी चार्ज्ड फॉर ₹50। इतना ही चार्ज किया। क्यों चार्ज किया? एज सेपरेट कंसीडरेशन फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी, है ना। बंटी ने बबलू के लिए क्या किया? मनी से जुड़ी एक एक्टिविटी की। क्या की? मनी से जुड़ी एक्टिविटी। करेंसी के एक डिनोमिनेशन को करेंसी के दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज करके दे दिया, और उसके बदले में क्या किया? सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया। यानी मैंने आपको क्या बोला? ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, मनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए, वो क्या है? इस केस में मनी नहीं दी जा रही है, मनी से रिलेटेड एक्टिविटी की जा रही है, और सेपरेट कंसीडरेशन भी चार्ज किया जा रहा है। तो जब 500 के बदले 50 के 10 नोट दिए जाते हैं, ये सर्विस नहीं है। क्यों नहीं है सर्विस? हाँ, नो सेपरेट कंसीडरेशन। यहां तक की बात समझ में आई? लेकिन इसमें हमने क्या कहा इसको? सर्विस। क्यों सर्विस? बिकॉज ऑफ, ठीक है, आप भी ऐसा लिखें। आप केवल इतना लिख लो
मतलब वो बंटी बबली नहीं भी लिखे तो बस इतना इनफ है। जैसे आप ये केस नंबर 1, केस मतलब 500 को अगर आप 50 के 10 नोट में कन्वर्ट कराएंगे तो हम उसे सर्विस नहीं कहेंगे, क्योंकि सेपरेट कंसीडरेशन नहीं है। और इसको लिखिएगा केस 1, कन्वर्जन ऑफ करेंसी फॉर वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन। और इसे सर्विस कब कहेंगे? केवल तब जब इसमें सेपरेट कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो, है ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो वीकेंड होता है, आपकी क्लास में भी वीकेंड खतरनाक ही होता है ना। हाँ, कॉर्पोरेट वाला फील आ रहा है कॉर्पोरेट कल्चर का कि 5 डे वर्किंग होती है। और वो कहाँ गए चंदन? आपके पेरेंट्स को भी मतलब ऐसा उनको भी फील होता है बहुत जिम्मेदार लोग हैं, आपके भरोसे ही काम, मतलब आसमान नीचे आ जाएगा अगर आपके कंधों पे काम ना छोड़ा गया तो। हाँ जी बोले। मैम अगर ये सर्विस बैंक दे तो इससे रिलेटेड कुछ बैंक दे तो? हाँ, तो बैंक भी सर्विस देगा, जीएसटी लगाएगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी भी टैक्सेबल है, अभी भी टैक्सेबल है। ठीक है, बाकी के सब पैरामीटर भी होने चाहिए ना, टैक्सेबल पर्सन भी होना चाहिए, वो सब पैरामीटर पूरे हो रहे हैं, मान के चलते हैं हो रहे हैं, तो यहाँ जीएसटी लगेगा। ठीक है मोनिका, कुछ और डाउट है? चलिए, इतना लिख लिया और लिखो। आपको ब्रेक चाहिए 2-3 मिनट का? ओके ठीक है, 1:18 हो रहे हैं, हम 1:21 पे वापस मिलेंगे 3 मिनट बाद। अरे आप लोगों के लिए तो पानी वो भर के ला रहा है, और जो घर में बैठे हैं उनकी तो मम्मी ला देगी। हाँ जी बोले, बोलो। हाँ बोलिए। मैम ये जो सिक्योरिटीज वाला आपने बोला ऊपर, हाँ तो एक्सक्लूडेड होते हैं, हाँ जो पर्सन सिक्योरिटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम बात करेंगे आद्या, आई विल क्लियर यू दैट। अभी आएंगे, वो पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं उसे डिस्कस करूंगी आद्या। जो स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ना, उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो बात करेंगे हम। ठीक है, सर्विस कौन दे रहा है यहाँ? बंटी दे रहा है, तो बंटी को दूसरे केस में कंसिडरेशन मिला ना 50 रुपए। उसने भाई, आप मेरे मैं बंटी हूँ आप बबलू हो, आप मेरे पास आए, मुझे खुले दे दे,
तो आपने मुझे 500 का नोट दिया, उसके बदले में मैंने आपको 450 रुपए दिए। क्यों दिए 450? क्योंकि जो फैसिलिटी मैं आपको दे रही थी मैंने बोला उसका 50 रुपया लगेगा, नहीं तो ऑटो वाले से मार खाओ जाओ। तो कंसिडरेशन किसको मिलेगा? जो सर्विस देगा। सेपरेट इसलिए यूज किया क्योंकि ये मनी से जुड़ी एक्टिविटी है, ये मनी से जुड़ी एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस मनी से जुड़ी एक्टिविटी में अभी जब मैं आपको 2 केस और समझाऊंगी तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि हम सेपरेट वर्ड क्यों यूज करते हैं, ठीक है। मतलब या तो देखो ऐसा हो, आपने मुझे 500 रुपए दिए, मैंने आपको उसके बदले में 50 नोट 10 नोट 50-50 के दे दिए। यहां पर आपने मुझे मनी टर्म में कोई कंसिडरेशन दिया क्या? नहीं, ठीक है, नहीं दिया। लेकिन है ना, मान लीजिए आपके ना बहुत सुंदर सूट की दुकान है, आप मेरे को एक वो लाके दे दिए। इसका मतलब क्या? आपने मुझे मॉनेटरी टर्म में कंसिडरेशन नहीं दिया, बट आपने मुझे नॉन मॉनेटरी टर्म में कंसिडरेशन दिया। इसीलिए कहते हैं सेपरेट, मतलब अलग कंसिडरेशन होना चाहिए। अभी तो टाइम हो गया ना, वापस आ जाएंगे। क्लास के बाद बताती हूँ, क्लास के बाद बताती हूँ। देखो 3 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट केस 2, मनी से जुड़ी अगली एक्टिविटी, ठीक है। मनी से जुड़ी अगली एक्टिविटी केस 2। देखिए ये बबलू, ठीक है। अभी बबलू को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, राइट। बबलू को क्या करना है? बबलू को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, और एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस क्या है? आपके 23,100, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म, अच्छा कोई बात नहीं, अभी ठीक है, एग्जाम सर पे नहीं है। 1200 रुपए मान लीजिए एग्जामिनेशन फीस है ना। 1200 रुपए बबलू के एग्जामिनेशन फीस है। बबलू सीएमए का एग्जाम देने वाले हैं। अब बबलू कमाते नहीं है ना, अभी पापा की कमाई पे ऐश करते हैं, तो ये 1200 रुपए बबलू किससे मांगेंगे? पापा से। बबलू ने पापा से, हाँ, बबलू ने जाके पापा से कहा पापा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। पापा ने कहा भर लो बेटा। बोले पैसे चाहिए, तो पापा ने बोला कितने का एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस क्या है? बोले 1200 रुपए। तो पापा ने बोला कि कैसे भरनी है फीस? तो बोला डीडी बनाना है। क्या बनवाना है? डीडी बनवाना है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम पे। पापा ने पूछा कोई और तरीका नहीं? बबलू ने कहा नहीं, डीडी ही बनवाना है, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है। तो पापा ने पूछा ठीक है बेटा, फिर कितने पैसे दूं? तो बबलू ने बोला कि ऐसा करो पापा, दे दो 1250 दे दो, 12,400 दे दो, चलेगा। पर अब है ना, बबलू इतने चतुर, तो सोचो बबलू के पापा कितने चतुर है, तो उन्हीं का बेटा। बोले बेटा ऐसा कर, 1250 रुपए ले जा। कितने ले जा? 1250। बोले पापा 1250? हाँ, डीडी बन जाएगा। ये 1250 ले जाके बैंक मैनेजर को देना। बैंक मैनेजर क्या करेगा? 1200 रुपए का डीडी बना के दे देगा, ठीक है। एक बात, अगर देखिए इंस्टीट्यूट को एग्जामिनेशन फीस कितनी जानी है? 1200। अब 1200 रुपए अगर लिफाफे में डाल के भेजोगे तो क्या इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करेगा? नहीं। स्टैंडर्ड टर्म क्या है? डीडी ही चाहिए। ये डीडी कौन बना के देता है? घर में बनता है बैंक,
बैंक बना के देता है। तो ये बबलू अपने 1200 रुपए लेके कहां पहुंचे? बैंक। बबलू ने बैंक को क्या दिए? 1250। और बैंक ने, ये बबलू ने क्या दिया? कैश। ठीक है। और बैंक ने क्या दिया? 1200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, 1200 रुपए का डीडी इज इक्वल्स टू 1200 रुपए अमाउंट। बबलू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बबलू के हाथ में 1200 रुपए कैश थे, अब 1200 रुपए का डीडी आ गया। जितना कैश संभाल के घर ले जाता उतना ही डीडी संभाल के भी घर लेके जाना है। यहां पर बैंक ने बबलू के लिए क्या किया? सर्विस दी। क्या सर्विस दी? हाँ, डीडी बनाने की सर्विस, यानी कन्वर्जन ऑफ करेंसी फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड। ऐसा ही किया ना? करेंसी का एक मोड है कैश, उसको दूसरे मोड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज डीडी। एंड बैंक चार्ज्ड ₹50 as separate consideration for facility provided। यही किया बैंक ने। यहां पर भी बैंक ने क्या किया? मनी से जुड़ी एक एक्टिविटी की। क्या की? मनी से जुड़ी एक्टिविटी। कैश लेके उसको डीडी में कन्वर्ट कर दिया और 50 रुपए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज कर लिया। यानी यहां पर बैंक जो काम कर रहा है, जो मनी से जुड़ी एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए क्या चार्ज कर रहा है? इसीलिए हम क्या बोलेंगे? बैंक ने क्या दी? सर्विस। है ना? यानी एक केस हमने पढ़ा, करेंसी के एक डिनोमिनेशन को दूसरे डिनोमिनेशन में बदलना, दूसरा एक मोड को दूसरे मोड में बदलना। ओके, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स, उनको कोई डाउट? हाँ, ये लिख लो, ये लिख लो। डीडी चार्जेस होते हैं ना? हाँ, अभी कुछ 3 से 4 क्लास के बाद आप अपना मॉड्यूल अपने साथ कैरी करना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, बट आई वांट कि आप अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन पे मार्किंग करते चलें। नहीं तो वो तो पोथी है, जब उसको वापस पलटेंगे तो एक समराइजेशन कंटेंट रहना चाहिए, ये नोटिंग है, ये पढ़ना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखनी है, ऐसा। लिख लेंगे तो मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बैंक कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस, और हमारे बबलू रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अगर कभी आपने नोटिस किया हो या अभी आगे करना, बैंक किस पे जीएसटी चार्ज करता है? डीडी चार्जेस। ठीक है, अब केस 3, और ये बबली, और बबली की आ गई सीएमए इंटर में, हाँ, ऑल इंडिया रैंक 1।
AIR1, ठीक है। अब पापा मम्मी बहुत खुश, तो पापा ने क्या बोला, हाँ जा बेटा बबली जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। और जो बबली थी वो क्वीन से बड़ी इंस्पायर्ड थी, तो बोली मैं भी घूमने जाऊंगी, है ना। कहाँ जाऊंगी, तो बबली ने कहा कहाँ भेजे बबली को, अच्छा वो लंडन, चलो ठीक है, अभी दुबई भेज देते हैं, दुबई भेज देते हैं, हाँ दुबई भी लंदन से कम नहीं है आजकल। तो बबली दुबई, मतलब बबली ने पापा से बोला, पापा ने बोला जा बबली जी ले अपनी जिंदगी, तो बबली ने बोला ठीक है पापा मैं तो कहाँ जाना चाहती हूँ, दुबई। तो अभी दुबई फ्री में जाएंगी, पैसा चाहिए दुबई जाने के लिए, तो पापा ने एक थैला भर के, थैले में 10 लाख रुपए डाल के बबली को दे दिए। अब बबली क्या करे, वो 10 लाख रुपए का थैला उठा के निकल पड़े, नहीं, है ना। एयरपोर्ट से मतलब वो कैब वाला होटल ही नहीं पहुंचाएगा, क्या चाहिए, करेंसी, दुबई की करेंसी चाहिए। तो अब ये करेंसी कौन बदल के देगा, अब पास वाले शर्मा जी तो नहीं देते, जनरल स्टोर वाले, कहां जाए, मनी एक्सचेंज डीलर के पास, है ना। मनी एक्सचेंज डीलर, बैंक भी ये काम करते हैं और बाकी कोई अदर मनी एक्सचेंज डीलर्स भी ये काम करते हैं। बबली ने मनी एक्सचेंज डीलर को क्या दिया, INR, इंडियन रुपीस, और इसके बदले में बबली को क्या मिला, दिरहम मिल गया, ठीक है। और दिरहम नहीं तो डॉलर भी चलता है, डॉलर भी चलेगा, मतलब वहां इंडियन करेंसी लेके क्या होता है, वो अगर इंडियन करेंसी आप कैरी करके ले गए तो कोई एक्सचेंज रेट ही नहीं मिलती रुपए के बदले में, वहां पे जाके तो बहुत कम फॉरेन करेंसी मिलती है। तो ऑलवेज बेटर या तो आप उस कंट्री की करेंसी कैरी करो या डॉलर्स कैरी करो, वो बेस्ट होता है। तो ठीक है चलिए दिरहम कैरी करा देते हैं, दिरहम, यानी मनी एक्सचेंज डीलर ने बबली को क्या दिया, दिरहम, और बबली ने क्या दिया, INR। ये मनी एक्सचेंज डीलर बबली के लिए क्या कर रहा है, सर्विस, मतलब फैसिलिटी बोलती है उसको, क्या दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। क्योंकि अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो बबली दुबई नहीं घूमने जा पाएंगी। अब एक बात बताइए, ये बेचारे मनी एक्सचेंज डीलर का भी बच्चे घर परिवार है या नहीं है, है। तो इसको भी अपना घर इसी काम धंधे से चलाना है, ये जितना रुपया लिया उतना दिरहम देता है क्या, कट, ये अपना कुछ कट रखता है, यानी ये क्या करता है, फैसिलिटी के बदले में सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज करता है। यानी जितना आपने INR दिया उतना दिरहम नहीं मिलता, उतना दिरहम नहीं मिलता, उससे कम मिलेगा। यानी यहां पर क्या एक्टिविटी हुई, हाँ, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए और उसके बदले में क्या चार्ज किया जाए, सेपरेट कंसीडरेशन, जो कि मनी एक्सचेंज डीलर्स करते हैं। तो हम इसे GST लॉ के शब्दों में क्या कहते हैं, सर्विस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सर्विस। यहाँ पे मनी एक्सचेंज डीलर हो गया सप्लायर ऑफ सर्विस और बबली हो गई रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक बोल रहे हो आद्या, आद्या क्या बोला, सब सुनना चाहते हैं, बताओ भाई। लिखा है, लिखा है।
आद्या ने लिखा ऐसे पापा नहीं होते, उन्होंने बोलना है थोड़ी और मेहनत करती तो सरकारी नौकरी लग जाती। ऑल इंडिया रैंक 1 तो मतलब हाँ बड़ी बात है। हाँ ये मतलब होता है ना लाइफ में, पहला फॉरेन ट्रिप, पहली हाँ एयर ट्रेवल, ये सब बड़ा अच्छा फील देते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं दे हैव अपॉर्चुनिटी, वो बचपन से इधर उधर घूमते रहते हैं, एक छुट्टी में सिंगापुर और दूसरी छुट्टी में लंदन, वो बात नहीं कर रहे, बट नहीं, बट 5-6 ईयर्स के बाद याद रहता है बच्चे को। नहीं नहीं याद रहता है, मेरे बेटे को तो याद रहता है, मतलब हाँ मतलब व्हेन आई वाज इन, मैं जब मेरा पहला एयर ट्रेवल था व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट, तो हमें अपने कंपनी के काम से अपने कंपनी के दूसरे प्लांट पे जाना था, और वो एक्साइटमेंट मुझे आज भी याद है। मेरे को ना ऐसी, मतलब मैं बहुत खुश थी, मुझे पूरी रात मेरे को वो ऐसे सपने आ रहे थे कि मैं एयर ट्रेवल कर रही हूँ। हाँ पर ना देखिए, हमेशा ऐसे कहते हैं ना, खुशियां बहुत मोमेंटम होती है, आप मतलब उस समय पे उसे एंजॉय कर सकते हो, बाद में वो बहुत रेगुलर चीज हो जाती है। ठीक है हाँ। हम गए थे उदयपुर, उदयपुर से चेन्नई। चलिए, तो ये हमारी मनी से जुड़ी 3 एक्टिविटीज थी। पहली एक्टिविटी, वन डिनोमिनेशन टू अनादर डिनोमिनेशन, वन मोड टू अनादर मोड, एक करेंसी से दूसरी करेंसी। इस ऐसी ही किसी और एक्टिविटी में अगर सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है तो हम कहेंगे सर्विस। देखिए ध्यान दीजिए, मनी गुड्स भी नहीं है, मनी सर्विस भी नहीं है, बट मनी से जुड़ी कोई एक्टिविटी जिसके लिए वो सर्विस है। ठीक है, हो गई दिमाग में फिक्स बात? हाँ, अब अगली चीज, अभी हमने एक बात की सिक्योरिटीज, एक शब्द लिखा था, सिक्योरिटीज गुड्स भी नहीं है, सिक्योरिटीज सर्विस भी नहीं है, बट सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को अरेंज करना अगेंस्ट सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को अरेंज करना से ऐसे से एक बार ये लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आपका पाँव ठीक है? दर्द रहता है? फिर आप कोई फिजियोथेरेपी वगैरह नहीं लेते? आराम नहीं आता है? और होम्योपैथी वगैरह कुछ ट्राई नहीं किया? नहीं, बट होम्योपैथी इज नॉट दैट। होम्योपैथी तो वो छोटी छोटी मीठी मीठी गोली होती है।
उसमें क्या है, बोल्ट लगे हुए हैं। अच्छा, तो आप इधर क्यों बैठते हो? आप पीछे बैठ जाया करो ना, पाँव अपना सीधा करके चेयर पे। वो मतलब पेन होता है तो फिर वैसे भी, और सर्दी में ज्यादा पेन होता है, तो आप पीछे आराम से पाँव लंबा कर लिए। एक तो आप लंबे हो, ठीक है, तो आशीष के लिए बैठना और आपके लिए बैठने में वैसे ही बहुत फर्क है। आप पाँव लंबा करोगे तो आशीष कहेगा मुझे क्यों परेशान कर रहा है तू, है ना? तो आप पाँव पीछे लंबा करके चेयर पे रख लिया करो, पाँव अपने, है ना, वैसे बैठ जाया करो। तो यहाँ पे हमने स्टॉक ब्रोकर का नाम सुना है आपने? स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं? शेयर बेचते हैं या बिकवाते हैं? बिकवाते हैं, ट्रेडिंग करवाते हैं। यानी अगर मुझे मेरे शेयर बेचने हैं तो मैं स्टॉक ब्रोकर को फोन करूंगी कि मेरे शेयर बिकवा दो या मेरे को शेयर खरीदवा दो, बिकवा दो या खरीदवा दो, और उसके बदले में ब्रोकर फ्री में काम करता है, चार्जेस लेता है, चार्जेस लेता है। मैं शेयर बेचूं तो उस पे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि शेयर गुड्स भी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी के शेयर बिकवाऊं तो मैं क्या कर रही हूं? सामने वाली के लिए सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को अरेंज कर रही हूं। क्या कर रही हूं? सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को अरेंज कर रही हूं, या तो बिकवाना या खरीदवाना, ठीक है? तो अगर सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को अरेंज करवाते हो आप और उसके बदले में कंसीडरेशन चार्ज करते हो तो उसे हम सर्विस कहेंगे। आप खुद बेचोगे, खुद खरीदोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जीएसटी की सेहत को, ठीक है? आद्या यही पूछ रहे थे ना आप? अच्छा, ओके, ठीक है। तो इट इज लायबल टू, नोट कर लिया? चलिए देखिए नोट्स में क्या लिखा है, ये पढ़ लीजिए। गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन पढ़ लीजिए पूरी। अब मतलब आप यहां तक पढ़ सकते हैं, यहां तक एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 11 एक्सप्लेनेशन तक झटपट रीडिंग। ये जो टेबल बनी हुई है गुड्स सर्विस की, ये टेबल रीड करिए और पेज नंबर 11 पे पहली 2 लाइनें। हाँ जी बोलिए मोनिका। मैम वो गुड्स इंक्लूड विंड क्रॉप ग्रास, हाँ, ये वापस समझाना, ठीक है। देखिए क्या हमने क्या बोला, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप बिना तोड़फोड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सको। अब आप इमेजिन करिए एक जमीन पे एक आम का पेड़ लगा हुआ है। अभी अगर वो आम का पेड़ आपको कोई बोले मोनिका इसको है ना जयपुर से अजमेर पहुंचा दो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? वो आम का पेड़ आपको जमीन से हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, पेड़ नहीं हटाना पड़ेगा, आम का पेड़ ही भेजना है। मैंने आम नहीं भेजने मोनिका, मैंने कहा आम का पेड़ जयपुर से अजमेर भिजवा दो, आम का पेड़ भेजना है। नहीं, पौधे की जरूरत नहीं होती, आम गुठलियों से लगते हैं, पौधे से नहीं लगते। आम का बीज होता है, गुठली होती है, उससे लग जाता है पेड़। तो आम का पेड़ भेजना है, ठीक है। इस सिचुएशन में बिकॉज आम का पेड़ कोई मूवेबल गुड्स नहीं है, अगर आपने उसको जमीन से उखाड़ने की कोशिश की तो वो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि अब उस आम के पेड़ को गुड्स कहेंगे या नहीं कहेंगे। सेम जमीन पे जुड़ी हुई फसलें, जमीन से जुड़ी हुई फसलें, ठीक है, अब उनको गुड्स कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि हम उनको गुड्स कहेंगे
जब उनको जमीन से अलग कर लिया गया है, मतलब अगर फसलें बेचने से पहले काट ली गई हैं, आम का पेड़ उसको सप्लाई करने से पहले काट लिया गया है, तो वो गुड्स है, क्योंकि फिर वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, या फिर उनको काटने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, मतलब पहले से अग्रीड है कि इसको काट के ही आपको देंगे, तो वो गुड्स हैं, क्योंकि फिर उस फॉर्म में वो मूवेबल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक लाइन और, ओके एक लाइन और लिखिए। ये पेटी बाजा क्यों पैक कर देते हैं? खोलो खोलो वापस खोलो। अच्छा खुला ही, मुझे बंद दिखाते एक्चुअली। ठीक है, आज की आखिरी बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कहोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कहोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो बजरंगबली चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये सब क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी एक्टिविटी होती है, ये सर्विस है। बट अगर जमीन बेचोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी के दायरे से बाहर है। वो ब्रोकर, वो फिर आपको सर्विस दे रहा है ना, सर्विस। बस आज के लिए इतना ही। देखो मैंने आपको 3 मिनट पहले फ्री किया है। अब आप क्या करोगे? अब फिर शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, कैसे ऐसे कैसे चल जाएंगे? वाह इतने उस्ताद हैं, इतने जल्दी चले गए। ये देखो सब, अब सब आ जाएंगे ना।